सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में पढ़ते हैं हम कक्षा 11 के लिए हिंदी साहित्य अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे अंतराल पुस्तक से, जिसके अध्याय नंबर 3 हमारा मसीहा पढ़ रहे थे हम। ये शरद चंद्र जी की जीवनी पर आधारित अध्याय है अपना। शरद चंद्र जी की जीवनी हम पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने पढ़ा, 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद, 3 का बचपन है वो कहाँ अपने नाना के घर पर ही बीता था। 3 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद, भागलपुर रहने के बाद अब उन्हें फिर देवानंदपुर लौटना था। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण है इनके पढ़ने लिखने में भी बड़ा व्यवधान पैदा होता था, बाधाएं आती थी, आवारगी भी इनकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे, अनुभव भी अच्छे हो रहे थे। जगह जगह से स्थान बदल रहे थे तो अनुभव भी मिल रहे थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। शरारती था, चंचल स्वभाव का था, अनेक प्रकार की शरारतें करते थे। जो कार्य इनके घर में निषिद्ध थे उन्हीं ये करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा वो एक अच्छा लड़का बनने का प्रयास करते रहे हैं। पढ़ने में भी चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार भीतर से विद्रोह जाग उठता था। नाना के परिवार, गांगुली परिवार में कठोर अनुशासन था, उसके लिए इनके मन में बार बार विद्रोह की भावना भी उठती थी, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। परंतु ये कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा, और ये भी रहता था कि मैं हमेशा बड़ा बनके दिखाऊंगा। इसलिए अंततः उनकी प्रसिद्धि भले ही लड़के के रूप में होती थी, इसलिए अंततः उनकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में ही होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा है। आत्मचिंतन करना, एकांत में बैठकर चिंतन के क्षणों में अनेक कथानक उनके मन में उभरे। लिखने का प्रयत्न भी उन्होंने किया, अनेक कथाएं उनके मन में आती रही। इन्होंने थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास भी उस समय किया। वह सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। अधिक देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन आंखों की जो चमक थी उसे देखकर ही सामने वाला आकर्षित हो जाता था। वर्ण श्यामता की ओर था और देह भी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरण की तरह जोड़ने से मजबूत थे। उनका जो रंग था श्याम वर्ण था, सांवले रंग के थे, देह भी खूब रोग लगे हुए थे, लेकिन हिरण की तरह चंचलता होती, पैर हिरण की तरह दौड़ते थे, चंचल थे, बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाते थे। बुद्धि भी बड़ी तेज थी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे ये, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उनका प्रयोग पद भ्रष्टता में अधिक होता था। लेकिन भले ही बुद्धि तीक्ष्ण हो, तेज हो, लेकिन कोई दिशा नहीं थी, दिशाहीन थी उनकी। दिशाहीन जो कठोर अनुशासन था उनके नाना के परिवार में, इसके कारण वो पद भ्रष्टा, उनकी जो बुद्धि थी वो पद भ्रष्टता की ओर है वो ज़्यादा बढ़ती थी। देवानंदपुर पर लौटकर यह पद भ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं। अपने गांव देवानंदपुर आते हैं तो वहाँ अनुशासन के नाम पर कुछ नहीं था। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की 4थी श्रेणी में भर्ती हो गई। 2 पक्के कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निपट कच्चा रास्ता, गर्मी में धूल से भरा, वर्षा में कीचड़, गरीबी इतनी थी कि आसानी से फीस का जुगाड़ करना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके पिता तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, काम काज कुछ करते नहीं थे। तो इनका जो बचपन था वो कैसा था, गरीबी में बीता था, और इनके लिए एक फीस का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी वह अभाव नहीं मिल सका। इनकी माँ ने आभूषण गिरवी रख दिए, मकान तक बेच दिया, लेकिन वो जो इनकी दीनता थी, विपन्नता थी, वो कम नहीं हुई। पेट भी तो भरना होता था, फिर भी किसी तरह का प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु अब तक पिता पर है वो ऋण बहुत चढ़ गया था, कर्जा बहुत बढ़ गया था। वे फीस का प्रबंध न कर सके और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बालकों की संगति में दिन काट देता था। फीस की जुगाड़ नहीं होने पर स्कूल से है वो नाम उनका कट गया, स्कूल जाना नहीं हो पाता था। शुरू में तो साथी के साथ है मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में वो लड़कों के शरारती बच्चों की संगति करके ऐसे दिन बिता देते थे। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का सरदार भी बन गया। विद्या है तो पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाती है, और हाथ में आ गई दुधारी छुरी, जिसे लेकर वह दिन रात घुमा करता था, जिसके भय के कारण उसके दल के सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। वह दूसरे के बापों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन वह दोस्त और गरीबों में बांट देता था। संची की प्रवृत्ति नहीं थी, दानशीलता की प्रवृत्ति थी। दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी वह और भी बढ़ गई थी।
थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, शरद से तंग आ जाते हैं, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वह असमर्थ थे। एक इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरा, बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे। जो लूटता था तो बांट देता था, तो बहुत से निर्धन व्यक्ति उसके लूट पर पलते थे तो सब उसका साथ देने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए उन्हें पकड़कर दंड देना था, वो थोड़े लोग हैं वो असमर्थता महसूस करते थे। और गाँव में निर्धनों की संख्या अधिक होती है। इसी में से एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से बीमार, गरीबी के कारण इलाज की ठीक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी। तुरंत ये लोग बहुत सी मछलियां पकड़ लाए और उन्हें बेचकर उनके इलाज का प्रबंध भी कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं ही यथाशक्ति सेवा करते थे, खुद सेवा करते थे शरद चंद्र। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर वे शहर से दवा ले आए, डॉक्टर को भी बुला लाए। इसलिए जहाँ कुछ लोग उन्हें परेशान थे, वहाँ अधिक लोग उन्हें मन ही मन प्यार भी करते थे, उन्हें चाहते भी थे, लोकप्रिय भी थे। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। ऐसे दुस्साहस कर जाता था, ऐसे कार्य कर जाता था, साथ में परोपकार की भावना भी थी। अर्धरात्रि के निबिड़ अंधकार में, अर्धरात का जो घना अंधेरा होता था, जब मनुष्य क्या कुत्ते भी बाहर निकलने से डरते थे, वह चुपचाप पूरे निर्दिष्ट बाग में या ताल में पहुंचकर अपना काम कर लाता था। इस शुभ कार्य में उनके कई सहचर भी थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले के आड़ में एक गहरा खड्डा था। सब लुटी हुई सामग्री है वहीं रखते थे, तंबाकू पीने का सरंजाम भी यही था। इस दल के उत्पाद जब बहुत बढ़ जाते तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह शरद से कभी न मिले। सदानंद जो कि इसका साथी था, इसके जो ये कार्य करता था, मछली पकड़ना, बाग से फल फूल चोरी करना, उसमें जो साथ देता था सदानंद, उसके माता पिता ने आज्ञा दे दी कि तुम शरद से दूर रहो, उससे मिलना जुलना बंद करो। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है? लेकिन मिलन निषेध की चिंता नहीं करता। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सदानंद के घर की छत में लगा एक ऊंचा पेड़ था, इसी पर चढ़कर शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते थे। उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त करने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर आकर सो जाते थे। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल उठती थी, उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां स्फुरण के आश्चर्यजनक होता था। यानी कोई भी कार्य करने की जब उनकी इच्छा जागृत होती थी तो उनके मन की जो शक्ति है, उनके तन की शक्ति है, वो दुगनी चौगनी हो जाती थी। बहुत स्फूर्ति आ जाती थी उनके मन में, उनके शरीर में। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाना वह कभी नहीं भूला। यही कहीं पर उनका मित्र कोहर रहता था। श्रीकांत चतुर्थ पर्व का वह आधा पागल कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहाँ किसी वैष्णवी का नाम कमल लता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन में चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सृजन का आधार बने। न जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे हैं कमल लता नाम से। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से उस रास्ते का चक्कर लगाता और स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया है। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूँ। उसने न जाने कब सूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर के डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी या नहीं जानता, पर प्राय और सब गांवों की तरह यहाँ भी यह जंग शुरू हुई है। पेड़ रास्ते के किनारे हैं। बचपन में इस पर नजर पड़ते शरीर में कांटे उठ जाते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना था। पेड़ वैसा ही है। उस वक्त ऐसा लगता था कि हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ रखा ही नहीं है। पेड़ की बात कर रहे हैं, और वैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही है। जनहीन ग्राम के एक और एक व्यक्ति निशब्द खड़ा है। शेषों में जिसने काफी डराया है, आज बहुत वर्षों बाद के प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया है।
कहो मेरे बंधु कैसे हो, डर तो नहीं लगता, पेड़ से बात कर रहे हैं। मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा। मन ही मन बहका, अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आदमी हो। संध्या का प्रकाश था, बुझता चला जा रहा था। मेरे विदा लेने का भाग्य अच्छा था तो अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु, उन्हीं के पेड़ से बात कर रहे हैं। यह इन्हीं दिनों का चित्र तो है, केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाग, खां लोगों का हत्यारा बाग हो गए। ये पंक्तियां लिखते समय उनका अपना बचपन जैसे आंखों में जी उठा था। अपनी पंक्तियां लिख रहे हैं, ऐसी पंक्तियां लिख रहे हैं और इसी लिखते हुए उन्हें अपने बचपन की जो स्मृति थी वो उनकी आंखों में आ जाती है, ताज़ा हो जाती है। गल पकड़कर सुनाने की उनकी जन्मजात प्रतिभा भी इसी समय खूब पल्वित हो रही थी। 15 वर्ष की आयु में वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उनकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। गढ़कर सुनाने की यानी कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां रचना करते थे, उन्हें सुनाते थे और जन्मजात प्रतिभा की इस समय खूब पल्वित हो रही थी। 15 वर्ष की आयु में वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उनकी ख्याति है वो गांव भर में फैलने लग जाती है। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार थे गोपाल दत्त मुंशी, उनसे बहुत स्नेह करते थे। उनका पुत्र अतुल चंद्र यानी मुंशी का पुत्र था अतुल चंद्र, जब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था वह भी शरद के गल्फ गढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न हुआ था और उसे छोटे भाई की तरह प्यार भी करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता तुम ऐसी कहानियाँ लिखा करो तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊँगा, ऐसा कहा करता था। दिखाने के बाद कहता अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो। शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल है वो चकित रह जाता था। अतुल चंद्र इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था, किस समय, कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया कोई नहीं जानता, पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ उसका गुरु भाई था, उसी को नायक बनाकर उसने ये कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक है, शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा होगा, पर घर जमाई कैसा होता है यह उसने पिता को ससुराल में रहते हुए देखकर जाना था। अपने उसके पिता मोतीलाल थे जो ससुराल में रहे थे। भुवन मोहिनी उन्हें लेकर चली गई थी, उनकी माँ शरद की जो माँ थी भुवन मोहिनी। तो कहते हैं कि उन्होंने जो काशीनाथ कहानी लिखी, कथा लिखी, वो उसका गुरु भाई था और काशीनाथ रूप रंग का भी वैसे ही रहा है, पर घर जमाई कैसा होता है यह उन्हें अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उनके पिता भी थे वो उनके ननिहाल में रहे थे, घर जमाई बनकर रहे थे। शेष कथानक का आधार भी कोई देखे या बड़ी घटना हो सकती है। उस समय कोई छोटी सी कहानी थी। बाद में भागलपुर में उसने फिर से लिखा काकबासा और कोरेल ग्राम, 2 और कहानियाँ इसी समय उनके मस्तिष्क में उभरी थी। कुछ और कहानियाँ भी उसने लिखी होगी, पर यही कुछ काल की क्रूर दृष्टि से बच रह सके। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति में बचपन से ही थी, जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करती थी। यही अभिज्ञता उनकी प्रेरणा बन जाती। गाँव में एक ब्राह्मण की बेटी थी बाल विधवा, नाम था उसका नीलू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारी, धर्मशील और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध भी थी। उनके गांव की ब्राह्मण बेटी की बात करते हैं। रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर मेहरी का काम करने में भी वह संकोच नहीं करती थी। नीलू जो थी बाल विधवा थी। गाँव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उसे किसी न किसी रूप में सहायता न पाई। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे। इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पदस्खलन हुआ। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके न जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। उस समय गाँव वाले उसके सारे उपकार, सेवा, टहल सब कुछ भूल गए। उन हृदय लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उससे बोलना चालना तक बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय हो गई। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लग जाता है, यहाँ तक कि मरणासन की स्थिति, मृत्यु के निकट आ पहुंची थी। इस हालत में भी कोई उससे मुँह में एक बूंद पानी तक डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर झांका तक नहीं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। शरद को भी यह आज्ञा थी कि वह वहाँ नहीं जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी? बचपन से ही नहीं मानता था। रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ में सहला दिया करता, कहीं से 1-2 बार फल लाकर खिला देता था। अपने गांव के लोगों
कि हाथों इस प्रकार पैशाचिक दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था। वह अपने को अपराधी मानती थी। उस दंड को उसने इसलिए हंसते हंसते स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि में वही न्याय था। शरद का चिंतातुर मन इस बात को समझ गया था कि अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग थे उपलक्ष्य मात्र थे, उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था। उसने स्वयं अपने को माफ नहीं किया था। नीरू ने जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति को उसकी लाश से को नहीं छुआ। डोंग उसे उठाकर जंगल में फेंक आए। सियार कुत्तों ने उसे नोच कर खा लिया और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। वह उसने स्कूल में पढ़ता था, तीसरी कक्षा में आगे नहीं पढ़ पाया था। वो एक चाचा के तरह उसका कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाप पर उसकी दृष्टि थी। चाहता था मरे तो पाप कटे, इसलिए रोके हो जाने पर उसके मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं हुई। तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा। यदि एक बूढ़ा ओझा और उसकी लड़की सेवा करके उसे बचा न लेते। इस लड़की का नाम था विलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसे बहुत पास आ गई, इतनी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर समाज के ठेकेदार यह सब सहन नहीं कर सके। उन्होंने मृत्युंजय को है वो समाज से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन मृत्युंजय ने इसकी कोई चिंता नहीं की थी। उसने अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु ने तो प्रायश्चित ही किया और ने विलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता और जीविका चलाता। सिर पर गहरे रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष, कांच की मालाएं। उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह कायस्थपुर का मृत्युंजय है। शरद छिप उसके पास जाता, उसे सांप पकड़ता, झैर उतारने का मंत्र, सभी कुछ उसने सीखा। एक दिन जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया। नाग ने उसे डस दिया। उसको बचाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन मौन रहने के बाद विलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरदचंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु, गृहस्थ और साध्वी गृहिणियां हैं। अक्षय स्वर्ग और सती लोक उन्हें मिलेगा, यह भी मैं जानता हूँ। पर वह सवेरे की लड़की जब एक पीड़ित और शय्यागत रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उसने किसी की आंखों में नहीं देखा था। मृत्युंजय हो सकता है कि बहुत बड़े तुच्छ आदमी, किंतु उसके हृदय को जीत कर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मालूम नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय नरक गई होगी, परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले थे शरदचंद्र, ऐसी उदार विचारधारा रखने वाले। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। कितने सारे दृश्य उनके जीवन में आए। इन्हीं को देखकर उन्होंने सोचा कि मनुष्य में जो देवता और जो इनका तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों से कैसे करता है। मनुष्य के शरीर में देवताओं का वास माना जाता है, मनुष्य की आत्मा परमात्मा का ही अंश मानी जाती है। तो कहते हैं इनका तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों से कैसे कर देता है। कैसे एक दूसरे के शरीर में जो उपस्थित आत्मा है, जिसमें देवत्व का दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें तिरस्कार कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। इन्हें प्रश्नों से उनकी प्रिय वेक्षण शक्ति है वो तीक्ष्ण हुई थी, तीव्रता आई थी और दिया था संवेदना का। इसी संवेदना ने उन्हें कहानीकार बना दिया था। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी की पढ़ डाली थी। स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, बुरे लड़कों की योग्य पाठ्य पुस्तकें थी। यही उनको बताया गया था, इसलिए उन्हें चोरी का आश्रय लेना पड़ा। वह केवल स्वयं उनको नहीं पढ़ता था, अपने साथियों को पढ़ाकर भी सुनाता था। फिर मन ही मन नए कथानक था वो करता था। इस टूटी अलमारी में उसने अपने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानियां भी खोज निकाली। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुँचने का कोई मार्ग ही पिता ने नहीं छोड़ा था। परेशान होकर वह कह उठा, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते तो कैसा होता। तभी मन में उसने अंत की कल्पना की और सोचा, काश मैं इस कहानी को लिख पाता। पिता का यह अधूरापन उनकी प्रेरक शक्ति बन गया था, यानी कहानी लिखने की उनकी प्रेरणा है वो उन्हें इस प्रकार से मिली। अभिज्ञता प्राप्त करने के मार्गों में उसमें कोई कमी नहीं थी। घर का घोर दारिद्र्य बार बार उन्हें भाग जाने के लिए प्रेरित करता था। यात्रा दल के कभी कभी वह यूं ही घर से निकल पड़ता था, कभी कभी तो अपने दल के साथ यात्रा, कभी कभी ऐसे ही निकल जाते थे। एक दिन सुप्रसिद्ध सोलिसिटर गणेश चंद्र कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। देखा उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ा है। पहनावे में अत्यंत दरिद्र घर का मालूम होता है। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, बातें करने लगे। पता लगा कि वह लड़का उनके एक मित्र का
सुनाती है। क्रांति विपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षय नाथ ही उनके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे। कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद्र ने शरद को अक्षय नाथ के घर भेज दिया। देवानंदपुर में रहते एक बार फिर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उनका गंतव्य स्थान था पुरी। वह जाना अनाज और कारण नहीं था। एक परिवार में उन लोगों में घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ परिचय था। उनकी स्वामी शरद आयु में बहुत बड़ी थी, उसे दोस्त नहीं करती थी। अचानक वह बीमार हुई। पति कहीं दूर काम करते थे। किशोर शरद जैसा कि उसका स्वभाव था, मन प्राण से उसकी सेवा में जुट जाता है। तभी एक ऐसा घटना घटी कि उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी गलानी हुई कि घर से निकल जाना पड़ा। चलते चलते उनका शरीर थक जाता है। न जाने कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा थी। परिणाम यह कि तीव्र ज्वर ने उन्हें जकड़ लिया और उसे पेड़ के नीचे आश्रय लेने के लिए विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था, वह कह रहा था, परंतु उसके पास गई छूने और उसका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुणा दर्वित बोल उठी, हाय राम, तुझे तो बहुत तेज ज्वर है। वह उसे अपने घर ले जाते हैं। कई दिन से उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा करती है। बाद में उसे ज्वर से मुक्ति नहीं मिलती है, परंतु तभी एक और ज्वर में वापस गई। वह विधवा का एक देवर था और एक था बहनोई। देवर चाहता था कि वह उसकी होकर रहे। बहनोई मानता था कि वह उस पर उसका अधिकार है, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुख हुए उसने शरद से कहा, तुम अब ठीक हो गए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और कहीं जाने का वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी। इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाहत थी, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी वहां पहुंचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, जी बढ़कर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले गए। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लोगों में एका होता है और भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे से चिटके रहते। बड़ी बिल्कुल सही बात शरदचंद्र यहाँ कहते हैं कि लुच्चे लपंगे होते हैं। भले उनकी प्रवृत्ति विरोधी रही हुई, लेकिन ऐसे लुच्चे लपंगे हैं कभी एक हो सकते हैं, लेकिन अच्छे भले लोग हैं वो कभी एक नहीं हो सकते। एक दूसरे से चिटके रहते हैं। कथा शिल्पी शरदचंद्र के प्रत्येक उपन्यास चरित्रहीन का आधार यही घटनाएं बनी और इसी समय उनकी रूपरेखा उनके मस्तिष्क में है वो उभरी थी। वह पुरी के मार्ग पर आगे बढ़ गया। फिर गाँव में आदित्य लाभ कर मनोरथम का चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पहचाना तक नहीं जाता था। प्रसिद्ध ग्रंथ के भी पशु के घर उन्होंने आश्रय लिया था। एक आध बार चोट डाकों के दल से भी पाला पड़ जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुस्साहसी था कि उसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थी। उनका स्वभाव था कि अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता, परंतु अभिनय करना उन्हें खूब अच्छे से आता। झूठ को सच बनाकर चलाने में बड़ा ही माहिर था शरदचंद्र। बचपन से ही झूठ को सच बना देते थे। इन सब विपरीतता के पीछे लेकर भी परिवार की स्थिति जो सचमुच खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। वे थी तो किसी तरह परिवार के मान की रक्षा करती चली आ रही थी। निश्चय सुविधा की कृष्ण बुआ की तरह किसी ने कहा अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को हो, नहीं तो मैं दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ नहीं दे सकूंगी। इसी प्रकार दरिद्रता अपमान को सहन करने की उनकी माँ की शक्ति की सीमा वो अतिक्रमण कर गई थी। भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उनके लिए देवानंदपुर में रहना असंभव हो गया तो डरते डरते अपने छोटे भाई काका अमरनाथ ने चिट्ठी लिखाई। वो नाथ में उत्तर दिया, चली आओ। शरद फिर देवानंदपुर कभी नहीं लौटा। यहाँ उनका सारा जीवन घोर दारिद्र्य और भाव में बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं ने इस गांव के पट घाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक चित्रकथा शिल्पी शरद ने शुद्धता में खींचे, मैं उनके पीछे निश्चय उनकी यह अभिज्ञता ही रही है। यही यातना की नींव में उनकी साहित्य साधना का वह बीजारोपण वाला, यही उनके संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। देवानंदपुर में जो उन्होंने दरिद्रता का जीवन जिया था, उनकी दादी, उनकी माँ की आंखें हर समय आंसू से भीगी रहती थी। प्रत्येक पथ, प्रत्येक घाट पर उनकी माँ के आंसू से गीलापन उन्हें महसूस जो होता था। और दरिद्रता की जो कथा चित्र उन्होंने अपनी सुविधा जो इनकी रचना है इसमें उन्होंने खींची है, तो निश्चय ही कि इनके जीवन के श्रम के अनुभव भी रहे हैं। इसी यातना में, इसी कष्टपूर्ण जीवन में इनका जो साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ था, यहीं से उन्होंने लिखना है वो शुरू किया था।
संघर्ष और कल्पना का प्रथम परिचय भी इन्हें अपने गांव से ही मिला था। गांव का वह दिन को शायद शरद चंद्र है वो कभी नहीं भुला पाएंगे। इस तरह से अपनी एकांकी है वो पूरी होती है। ये एकांकी शरद चंद्र जी की जीवनी पर आधारित जो जीवनी है तो पूरी होती है आवारा मसीहा। तो इस प्रकार से उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में है बहुत सारे संघर्ष है वो किए थे। और जिस समय उनके नाना के परिवार में रहते हैं तो उस समय वो सोच भी नहीं पाते थे कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को दुख देना हो सकता है क्या। लेखक ने ऐसा क्यों कहा था अपने विचार में, साहित्य में से कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। साहित्य का उद्देश्य तो होता है जीवन का सर्वांगीण विकास करना, ज्ञान बढ़ाना, कई अनुभवों को है वो बांटना, लोगों के साथ उन्हें बांटना, अपने अनुभव है वो बताना। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था, बहुत सी बातों का निषेध था। पतंग नहीं उड़ाना है, मछली नहीं पकड़ना है, बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है, दल नहीं बनाना है, टोली नहीं बनानी है, बहुत सारे पाठ्य पुस्तकें ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई पुस्तकें नहीं पढ़नी है, बहुत सारे निषेध थे। शरद को निषेध कार्यों को करना क्यों प्रिय, शरद को लेकिन यही कार्य प्रिय थे इसलिए उन्हें प्रिय लगते थे। क्या अभावतरपन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है? अभावतरपन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। देखिए शरद चंद्र जी की जीवनी से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने है अपना जीवन है वो अभाव में बिताया था, गरीबी में, दारिद्र्य में बिताया था। लेकिन इस दरिद्रता, इस विपन्नता, इस गरीबी में, इस अभाव ने ही उनके मन में है वो लिखने की कला को है वो जगाया था। जो घटनाएं इनके जीवन में आई, जिन घटनाओं से ये संपर्क में रहे हैं, उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर उन्होंने लिखा। अपने पिता की कुछ पुस्तकें थी, अधूरी कहानियाँ थी जो उनके लिखने का मापदंड भी बनी, उनसे भी उन्होंने कुछ सीखा। क्या आप अपने गाँव और परिवेश से कभी मुक्त हो सकते हैं? नहीं। हम अपने हमारा गाँव है उससे हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई रहती है, बहुत सारी हमारी यादें होती है। हम उन यादों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, हम उन यादों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका पाते। इस तरह से ये आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की जीवनी है वो पूरी होती है। अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।